वेलकम स्टूडेंट्स, स्टडी एट द रेट उत्तराखंड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। हम पर्यावरण और पारिस्थितिकी की क्लास लेकर चल रहे थे और लास्ट क्लास में हम लोगों ने भारत की वन रिपोर्ट 2021 और वन जो नीति थी 1952 उससे संबंधित चीज़ों को हमने समझा था। और आज का जो सेशन रहेगा वो हम समझेंगे हम लोग जो हमारी वन संपदा है और साथ ही साथ वन जीव और उससे संरक्षण के जो अधिनियम है उनसे संबंधित प्रश्नों को हम समझेंगे और अच्छे से उनको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो ठीक है, लास्ट क्लास में आपका सहयोग बहुत अच्छा था, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए स्टार्ट करते हैं, इसी तरह आप पढ़ते रहिए। तो देखिए, जब वन संपदा जो संरक्षण है वो बेसिकली इस वजह से नियम को लागू करना आवश्यक है कि वनों का अनावश्यक कटान ना हो, वन जीवों की अनाधिकृत हत्या ना हो। ठीक है, तो इनका कोई अवैध व्यापार ना हो, इस प्रकार से कुछ संरक्षण के नियम कानून बनाए जाते हैं। बेसिकली आपको जैसे पता है कि भारत जो है पूरे भूखंड का पूरे संसार के क्षेत्र का 2.4% कवर करता है। लेकिन अगर आप देखें कि विश्व के जंतु और प्रजातियों की संख्या की बात करें तो 7.28 विश्व की जो वन प्रजातियां हैं, वन जीव हैं, वो भारत में पाए जाते हैं। तो सबसे पहले आपके सामने प्रश्न है, इनके वन जीवों के संरक्षण से जो अधिनियम है वो किस वर्ष लागू किया गया था। मैं फिर से कह रहा हूँ, क्वेश्चन के सीरियल पे मत जाइएगा, ये इसको आप क्वेश्चन नंबर एक ही मानिएगा क्योंकि जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन थे वो मैंने हटा दिए जिनकी आवश्यकता नहीं थी। ठीक है, तो भारत में वन जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ, तो ये लागू हुआ था 1972 में। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए अधिनियम को लागू किया गया था। अगर एग्जैक्ट डेट आपसे पूछे तो 9 सितंबर 1972 को ये लागू किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित घटनाओं को उनके प्रारंभ के कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो ये जो घटनाएं हैं, जैसे वन संरक्षण अधिनियम पारित की, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम हमने 1972 पढ़ा है। ठीक है, और जैव विविधता अधिनियम ये 2002 में पारित हुआ था। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में प्रारंभ किया गया था उत्तराखंड के कार्बेट नेशनल पार्क से। प्रोजेक्ट हाथी को 1992 में लाया गया था। ठीक है, तो इस प्रकार की ये घटना है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं, सबसे पहले वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लाया गया। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर लाया गया, फिर 1992 में प्रोजेक्ट हाथी लाया गया, फिर जैव विविधता अधिनियम 2002। ठीक है, तो इस तरह से ये चीज़ें हैं, तो आप इसी को मैच करके चल सकते हैं। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, इसके हिसाब से आंसर हो जाएगा 1, 3, 4 और साथ में 2। ठीक है, तो ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। ठीक है, तो ये जो घटनाएं हैं इनको हमने साथ में बाद में पीडीएफ में ऐड भी कर दिया है। ठीक है, किस किस ये जो संरक्षण अधिनियम और ये प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट हाथी कब चलाए गए थे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। ये आई थिंक यूपी आर ओ ए आर ओ का पेपर है। अच्छा प्रश्न है, देखिए, वन संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया, जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम कब लागू किया। तो देखिए, जो वन संरक्षण अधिनियम है ये है 1980, तो ये बिल्कुल सही सुमेलित है। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो हम इस प्रकार लेके चलते हैं इसको, ये सही सुमेलित हो जाएगा। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम ये भी 1986 में हुआ था। उसके बाद वायु प्रदूषण निवारक एवं नियंत्रण अधिनियम ये 1981, और जल प्रदूषण नियम अधिनियम, प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1974। ये बिल्कुल ठीक है, सारे के सारे आपस में सुमेलित हो जाएंगे। तो इस चीज़ को आप देख के चल सकते हैं। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग जो उत्तर हो जाएगा, हमारा उत्तर हो जाएगा लास्ट ऑप्शन डी, 1, 2, 3, 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में यदि कछुए की एक जाति को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, ठीक है, 1972 की अनुसूची 1 के अंतर्गत संरक्षित घोषित किया गया हो तो इसका अर्थ क्या है। ठीक है, तो इसका अर्थ है कि ये जो अगर अनुसूची 1 में डाल दिया जाता है तो उसमें क्या है कि इसके रक्षित वन्यजीवों की सूची है। अनुसूची 1 जो है, जो रक्षित वन्यजीवों की सूची है, इससे क्या होगा, इससे संरक्षण का वही स्तर प्राप्त है जैसे बाघ को है। ठीक है, जैसे बाघ को मारना है प्रोहिबिटेड है। ठीक है, उसी प्रकार कछुए को भी उसी प्रकार संरक्षण प्राप्त हो जाएगा। ये प्रश्न है यूपीएससी 2017 का। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। यदि किसी पौधे की विशिष्ट जाति को वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 की अनुसूची 6 में रखा गया तो इसका क्या तात्पर्य है। अब किसी पौधे को बात करें, ठीक है, तो पौधे की अगर बात करें तो उस पौधे की खेती जैसे अफीम की है तो ऐसे सुरक्षा अधिनियम में रखा गया है, तो अगर इस पौधे की खेती के लाइसेंस की आवश्यकता है, ये उत्तर इसका हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग।
वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा विधि द्वारा किए गए कतिपय उपबंधों के अधीन होने के सिवाय निम्नलिखित में कौन सा या कौन से प्राणी का शिकार नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम के अनुसार इनमें जो आपको 3 दिए गए हैं, घड़ियाल, भारतीय जंगली गधा और जंगली भैंस, इनमें किसका वो शिकार नहीं कर सकता? तो इनमें किसी का वो शिकार नहीं कर सकता। ये आपके वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत ये संरक्षित है। ठीक है, ये भी यूपीएससी 2017 का प्रश्न है। ओके, अब तो आपने देखा था वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, उसी प्रकार वन संरक्षण अधिनियम भी पारित किया गया। ठीक है, तो वन संरक्षण जो अधिनियम पारित किया गया, ये किया गया 1980 में। ठीक है, 1980 में इसको पारित किया गया और लागू 25 अक्टूबर 1980, आप याद रखेंगे 1980। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। ठीक है, आप कंफ्यूजन सा हो रहा होगा आपको थोड़ा सा कि वन संरक्षण अधिनियम, तो ये अलग अलग अधिनियम है। जैसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, वन संरक्षण अधिनियम 1980, इसी प्रकार ये पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है, ये 1986 में पारित किया गया। ठीक है, तो अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ 1986 है, इतना पुराना वैसे कोई होगा नहीं, तो वो आप इससे डेट कर याद रख सकते हैं थोड़ा सा एक शॉर्ट में। तो ठीक है, ये यूपीएससी 2019 का प्रश्न है, इसको देखते हैं हम लोग। तो क्या होगा, यह वह पर्यावरणीय संरक्षण की प्रक्रिया में लोक सहभागिता की आवश्यकता का और इसे हासिल करने की प्रक्रिया का रीति का विवरण दी। ठीक है, तो सरकार को सशक्त करता है। ठीक है, सरकार को ये सशक्त करता है इस बात के लिए कि वो पर्यावरण संरक्षण की प्रक्रिया में लोक सहभागिता की आवश्यकता का और इसे हासिल करने की प्रक्रिया की रीति का वर्णन दे। ठीक है, ये गलत हो जाएगा, ऐसा कोई सशक्तिकरण नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से। दूसरा है कि वह विभिन्न स्रोतों से पर्यावरणीय प्रदूषकों के उत्सर्जन या विसर्जन के मानक निर्धारित करे। ये ठीक है, पर्यावरण संरक्षण का अधिनियम वो मानक निर्धारित कर सकती है गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन केवल बी ठीक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। भारतीय वन्य जीव संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ठीक है, इसको आपको जानते होंगे, ये देहरादून में स्थित है। ठीक है, और अगला है क्वेश्चन, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो ये भी आपका देहरादून में स्थित है। ठीक है, ओके, इसके 1906 में स्थापना हुई थी, आप जानते होंगे। निम्नलिखित में कौन सी संस्था पर्यावरण से संबंधित नहीं है? ठीक है, तो इनमें से कौन सी संस्था पर्यावरण संबंधित नहीं है? पहला, विज्ञान पर्यावरण केंद्र, ये संस्था से बिल्कुल संबंधित है। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण संस्थान, ये भी संबंधित है। भारतीय वन्य जीव संस्थान, ये भी संबंधित है। लेकिन भारतीय सर्वेक्षण विभाग जो है, ये इससे संबंधित नहीं हो जाएगा। ठीक है, और ये जो है, ये भारतीय सर्वेक्षण विभाग, ये भी देहरादून में स्थित है और इसकी स्थापना 1767 में की गई थी। भारत सरकार के मानचित्रण सर्वेक्षण के लिए सबसे पुराना विभाग है जो इससे संबंधित नहीं है। ठीक है, ओके, और आपके लिए एक टास्क दे रहा हूँ मैं, कमेंट बॉक्स में इन सभी का एयर ऑफ कंस्ट्रक्शन या एयर ऑफ जो इनका जब ये लागू किए गए थे, इनका बनाए गए थे, तो इनका इनका वर्ष बताइएगा। ठीक है, अगर आपको याद होगा तो, नहीं तो आप सर्च करके बता सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, गैर वन क्षेत्र में विकसित किए गए निम्नलिखित में कौन से पादप को भारतीय वन संशोधन अधिनियम 2017 में वृक्षों की परिभाषा से विलोपित किया गया है? ठीक है, तो जैसे आपको पता है कि 2017 में फिर से भारतीय वन संशोधन अधिनियम लाया गया था। वो बेसिकली क्या होता है कि लोग बांस की खेती बहुत ज़्यादा स्तर पर करते हैं। ठीक है, उसका व्यापार भी होता है, लेकिन अगर इसको वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत कर दिया जाता है तो ये इसकी कटाई या इसका व्यापार करना संभव नहीं है। ठीक है, तो फिर इसको इससे बाहर कर दिया गया, तो इसे बांस को घास की श्रेणी में डाल दिया गया कि आप इसका व्यापार भी कर सकते हैं, लगा भी सकते हैं, कटान भी कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न देख लें हम लोग। क्वेश्चन नंबर 27 है, यूपीएससी का प्रश्न, थोड़ा संभाल के पढ़िएगा। भारतीय वन अधिनियम 1927, ठीक है, में हाल ही में हुए संशोधन के अनुसार वन निवासियों को वन क्षेत्र में उगने वाले बांस को काट कर गिराने का अधिकार है। ठीक है, तो जो 2017 में जो संशोधन हुआ था, जो अभी हमने पढ़ा था, उसमें आपको बांस की खेती, इसको काटने का अधिकार तो है, लेकिन इसमें एक चीज़ देखिए, यूपीएससी ने कितनी चालाकी से फंसाने का प्रयास किया है। यहाँ पे लिखा है वन क्षेत्रों में। ठीक है, वन क्षेत्रों में उगने वाले बांस को काट, ऐसा नहीं है। ठीक है, आप गैर वन क्षेत्र में उगने वाले बांस की कटाई को अनुमति होगी, ना कि वन क्षेत्रों में। ठीक है, तो ये तो ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा देखते हैं, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारंपरिक वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 के अनुसार बांस एक गौण उपज है। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। दूसरा, अनुसूचित जनजाति एवं पारंपरिक वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता 2006 वन निवासियों को गौण वनोपज की समाप्ति की अनुमति देता है, ये भी सही है। ठीक है, तो इस प्रकार जो हमारा ऑप्शन बी है, ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये तो उत्तराखंड के जो स्टडी करने वाले बच्चों के लिए बहुत आम बात है, बहुत इम्पोर्टेंट है। चमोली के रैणी गांव में किसकी नेतृत्व में
वन कटाई के विरोध में जो आंदोलन चला गया था, तो ये चिपको आंदोलन की बात कर रहा है गौरा देवी के नेतृत्व में, ठीक है। राजीव गांधी वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार दिया जाता है, तो राजीव गांधी वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये दिया जाता है एक तो शैक्षिक तथा शोध संस्थाओं को, वन एवं वन्य जीव अधिकारियों को और वन्य जीव संरक्षकों को। तो ये उपरोक्त सभी इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है आपका नई दिल्ली में, ठीक है। राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संस्थान ब्यूरो NBPGR, ठीक है, तो ये कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रत्येक वर्ष कतिपय विशिष्ट समुदाय जनजाति पारिस्थितिक रूप से महत्वपूर्ण मास भर चलने वाले अभियान त्योहार के दौरान फलदार वृक्षों की पौधरोपण करते हैं। निम्नलिखित में कौन से जनजाति है, ऐसे कौन सा समुदाय? बहुत महत्वपूर्ण है और ये बहुत सम्मान का विषय है जनजाति के लिए, जो पूरे माह भर एक त्यौहार के रूप में वृक्षों का या फलदार वृक्षों का रोपण करते हैं। तो ये कौन सी जनजाति करती है? तो ये गोंड और कोरकू जनजाति जो है, ऑप्शन बी पे जो है, ये इस प्रकार के कार्य करते हैं। ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है। फिर से यूपीएससी 2022 का प्रश्न है, आपको प्रश्न करके बड़ा आनंद आना चाहिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। वन जीव संरक्षण के बारे में भारतीय विधियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, ठीक है। वन्य जीव एकमात्र सरकार की संपत्ति है, ठीक है, बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ओके, जब किसी वन्य जीव को संरक्षित घोषित किया जाता है तो वह जीव चाहे संरक्षित क्षेत्र में हो या उससे बाहर समान संरक्षण का अधिकार है, ठीक है। अगर संरक्षित क्षेत्र में जीव है, अगर मान के चलो जीव का कोई पता थोड़ी वो कहीं किसी रास्ते से बाहर निकल के आ जाता है, गैर संरक्षित आबादी क्षेत्र में आ जाता है। कभी आपने देखा होंगे वीडियो आजकल यूट्यूब पे, तेंदुए या बाघ बिल्कुल आपके शहरों में या किसी गाँव में घुस जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि आपके गाँव में घुस जाएंगे तो आपको उसको मारने का अधिकार है, वो गलत है, ठीक है। तो ये भी संरक्षण का अधिकार है, ये बिल्कुल ठीक है। अगला है, किसी संरक्षित वन्य जीव के मानव जीवन के लिए खतरा बन जाने की आशंका से उस जीव को पकड़ने या मार दे देने का पर्याप्त अधिकार है, जो अभी बात कर रहा था मैं, ठीक है। तो हमारे गांव में या कई जगह पहाड़ों में भी ऐसा होता है, बाघ का अटैक हो जाता है और कई कई बाघ तो कई लोग घर के बच्चों को भी उठा के ले जाते हैं। तो लेकिन ऐसा नहीं कि अगर वो आपके क्षेत्र में आ गया है, आपको नुकसान कर दिया है या कि आपके किसी जानवर को मार दिया है या किसी परिवार की तरफ से अटैक किया है, तो आप उसको मार नहीं सकते, ठीक है, ये भी गलत है, ठीक है। तो ये ऑप्शन गलत है, तो ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। बहुत अच्छा प्रश्न था, आप प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि ये प्रश्न आपको कैसा लगा। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, यूपीएससी का प्रश्न था, बहुत अच्छे लोगों का प्रश्न बना दिया है, ठीक है। कई लोगों को डाउट भी होता है कि हम पे कोई अटैक कर रहा है, बाघ हमारे घर में घुस आया है या हमारा नुकसान कर दिया तो हम उसको मार सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अगला है, भारतीय पशु कल्याण बोर्ड पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत है, ठीक है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो हमने बताया था उसके अधीन है, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। इसके लिए क्या है, भारतीय पशु कल्याण बोर्ड, ठीक है, भारतीय पशु कल्याण, पशुओं के कल्याण को बढ़ावा देने तथा पशु कल्याण कानूनों का एक सांविधिक सलाहकार निकाय है, ठीक है। इसकी स्थापना जो हुई थी ना, इसके अंतर्गत नहीं हुई थी, इसके अंतर्गत हुई थी पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है एग्जाम में, पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, ठीक है। राइटिंग थोड़ी मेरी बहुत ज़्यादा अच्छी है, निवारण अधिनियम, ठीक। तो ये हुआ था कब? 1960 में, ठीक है। दोबारा बता रहा हूँ, पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 एग्जाम में डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है। इस प्रकार के थोड़ा जो डिफरेंट क्वेश्चन है आपके बन जाते हैं एग्जाम में, कब? 1960 का है ये, ठीक है, इसके अंतर्गत ही है, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है आपके सामने, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण एक सांविधिक निकाय है, ठीक है। तो यह बिल्कुल सांविधिक निकाय, स्टैट्यूटरी एडवाइजरी बॉडी है ये, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रीय गंगा नदी द्रोणी प्राधिकरण की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं, ठीक है। तो ये भी कथन बिल्कुल भी ठीक है, जो राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण की स्थापना 2009 को की गई थी, तो इसकी अध्यक्ष प्रधानमंत्री करते हैं, ये बिल्कुल ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको बता रहा हूँ, ये तीनों का अलग से भी अगर आपके स्टेट पीसीएस या किसी में एग्जाम में डायरेक्ट आपके एग्जाम में भी आ सकता है, ठीक है। ये जो आपको मैंने बताया था पशु क्रूरता अधिनियम, या आपका ये वाला राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष की गई थी, किसकी अध्यक्षता में की जाती है इसकी मीटिंग, या बिल्कुल याद रखिएगा, ठीक है। तो इस प्रकार जो हमारा ऑप्शन निकल के आएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 2 और 3, ठीक है, दोनों सही है। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र स्थित है, इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाते हैं, NRCAF, ठीक है, NRCAF, राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश के झांसी में स्थित है, ठीक है। छत्तीसगढ़ पीसीएस ने क्वेश्चन पूछा है 2019 का, इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा, ठीक है।
ओके। नेक्स्ट संस्था देखते हैं। आप जानते होंगे जैसे विश्व का प्रयासों की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय संस्था WWF प्रकृति हेतु विश्व व्यापक कोष का प्रतीक चिन्ह है, ठीक है। तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड WWF, ठीक है। तो इसका जो प्रतीक चिन्ह है ये उत्तराखंड पीछे 2022 में आया था। तो कौन है इसका? तो महाकाय पांडा, ठीक है जी, या जॉइंट पांडा या जियंट पांडा इसको बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। तो इनमें कोई ऑप्शन सही नहीं है इसलिए यहाँ पे स्टार लगा हुआ है। 3 मार्च को, याद रखिएगा, 3 मार्च को प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा इसको मनाने की घोषणा की गई है, विश्व वन्य जीव दिवस, ठीक है। तो ये 3 मार्च हो जाएगा उत्तर। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। मियावाकी पद्धति किसके लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तो मियावाकी पद्धति के जो प्रेरणता थी वो जापानी वनस्पति, ठीक है, उसका नाम है जापानी वनस्पति, एग्जाम में पूछा जा सकता है, अकीरा मियावाकी, ठीक है। उसका नाम है अकीरा मियावाकी, ठीक है। ये इस पे आधारित है, ठीक है। इसके आधार क्या है कि इस पद्धति के द्वारा विरल जंगलों को घने जंगलों में परिवर्तित किया जा सकता है। इसके तहत घरों के आगे अथवा उसके आसपास खाली पड़े स्थानों पर पेड़ लगाए जा सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार की पद्धति में क्या होता है कि शहरों में, ठीक है, छोटे छोटे वनों का सृजन किया जाता है। तो इस प्रकार जो हमारा उत्तर हो जाएगा, इसमें दोनों ऑप्शन गलत हैं। ये जो आपका तीसरा ऑप्शन है ना, ऑप्शन सी, शहरी क्षेत्रों में लघु वनों का सृजन, ठीक है, यही उसका सही उत्तर है। और ये देखिए 2022 का प्रश्न यूपीएससी का, ठीक है। तो इस प्रकार आप इसको चीज़ों को समझ सकते हैं, शहरों में लघु वनों का सृजन किया जाना, ठीक। अगला है किसी देश में उसके भौगोलिक क्षेत्र का उच्चतम वनाच्छादित है। ऐसा कौन सा देश है इन चारों में, ठीक है, जिसमें उसके भौगोलिक क्षेत्र का उच्चतम प्रतिशत वनाच्छादित है? सबसे ज़्यादा वन सबसे कहाँ पर है? तो यहाँ पर जापान में हो जाएगा, ठीक है। तो जापान में 68.5% वन है, ठीक है, याद रखिएगा। ओके। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित देशों में किसमें कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 60% भाग पर वन बनाए रखने का संवैधानिक प्रावधान है, ठीक है। तो ऐसी कौन सी देश की सरकार है? तो भूटान देश की सरकार द्वारा 60% वन लगा के रखने का संविधान में प्रावधान किया गया है। अगला देखते हैं किसी देश में कुल का सर्वाधिक प्रतिशत वन आच्छादित है, ठीक है। तो इनमें जो आपको ऑप्शन दिए गए, इनमें जो है आपका, इसमें जापान नहीं होगा, तो याद रखिएगा। इसमें जो देश हैं इनमें सूरीनाम में सबसे ज़्यादा वन आच्छादित क्षेत्र प्रतिशत भाग है, ठीक है। ओके। तो अगर आप बात करें प्रतिशतता की बात करें तो हमने यहाँ पे एक लिस्ट भी ऐड करी हुई है, आप उसको देख सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप समझ सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन है आपका, इसका आंसर किस प्रकार निकल आएगा, ठीक है। ये देखिए सूरीनाम में 94.6% आपका वन है, ठीक है, इतने ज़्यादा है। और भारत में कितने? लगभग 21 पॉइंट समथिंग 31% पे, ठीक है। तो ये देखिए सेशल्स में, तुवालू, पलाऊ, गैबोन, सोलोमन में, ठीक है, स्वीडन, फिनलैंड, ठीक है, ये सब 70 के ऊपर है, ठीक है। जापान 68 में आता है। ओके। उम्मीद करता हूँ आप ये चीज़ समझ गए होंगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित राज्यों पर विचार करिए। अब राज्यों की बात करें भारत में, उपयुक्त राज्यों के क्षेत्रफल की तुलना में वन आच्छादन की प्रतिशतता, वन का क्षेत्र की बात नहीं कर रहा है, उस राज्य के कुल क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत भाग पर वन पाए जाते हैं, इसकी बात कर रहे हैं। तो ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में आपका 41% आप मान के चलिए, ठीक है। मध्य प्रदेश में 25%, हालांकि मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा वनाच्छादित क्षेत्र है, लेकिन उस पर्टिकुलर स्टेट की बात कर रहा है, स्टेट के क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत वन है। तो इस चीज़ को आप क्वेश्चन को दोनों को अलग अलग करके समझिएगा। महाराष्ट्र में लगभग 16.5% है, और उड़ीसा में जो है वो आ जाएगा 33%, ठीक है। इस तरीके से आप लगा सकते हैं। तो नंबर 1 पे कौन हो जाएगा, और आरोही क्रम में इसको लगाना है, तो इस तरीके से हम इसको लगा सकते हैं, ठीक है। तो आप अब देख लीजिए आराम से। तो सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़ में हो जाएगा, फिर उड़ीसा, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप इस चीज़ को समझ गए होंगे, ठीक है। ओके, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारिस्थितिकी विकास बोर्ड NAEB, ठीक है, राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारिस्थितिकी विकास बोर्ड, ठीक है। तो इसकी स्थापना भारत में कब की गई थी, भारत सरकार द्वारा कब की गई थी, याद रखिएगा, इस प्रकार क्वेश्चन एग्जाम में बन जाते हैं, ठीक है। तो ये की गई थी 1992 में, ठीक है। ये फेवरेट पैटर्न है अपने उत्तराखंड PCS का एग्जाम में क्वेश्चन पूछने का, ठीक है। आगे देखते हैं। भारत सरकार द्वारा शुरू किए प्रोजेक्ट एलिफेंट संबंधित निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है, ठीक है। तो गलत कथन की चयन करना है। 1991-92 में शुरू किया था, स्टार्टिंग में पढ़ लिया था। आगे है, यह मानव और हाथी के बीच टकराव की समस्या पर काम करता है, बिल्कुल सही है, कोई गलत नहीं है। यह केवल जंगली हाथियों के कल्याण पर केंद्रित है, नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है। ये सारे प्रकार के हाथियों के कल्याण पर केंद्रित है। इसे केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना के रूप में प्रारंभ किया था, ये भी ठीक है। तो ऑप्शन सी हमारा गलत हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ओके। मरुस्थल क्षेत्रों में जल ह्रास को रोकने के लिए निम्नलिखित में कौन से पर्ण रूपांतरण होता है, ठीक है।
तो क्या होता है असल में वन जो जल को कमी को पूरा करने के लिए क्या किया जाता है, तो ये सारे कठोर की जगह मोमीपण, ठीक है, लघुपण छोटेपण और पण की जगह काटे, ये सारे मरुस्थल में किया जाता है। मरुस्थल में वनस्पति का स्वरूप होता है, ये तो आप जानते होंगे, बहुत आसान प्रश्न था, ये रिपीट हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं, और ये आज का लास्ट प्रश्न है, उत्तराखंड में बांज बुरास के पौधे, ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट है, तो ये कौन से किस प्रकार की वनों की व्यवस्था है, तो ये टेम्परेट फॉरेस्ट जिसे बोलते हैं, ये हो जाता है समशीतोष्ण वनों की विशेषता है, ठीक है। और अगर इसका बांज बुरास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उत्तराखंड में, अगर याद रखें, इसका वानस्पतिक नाम पूछा जाता है कभी कभी, इसका वानस्पतिक नाम है रोडोडेंड्रॉन, ठीक है, रोडोडेंड्रॉन, ठीक है, राइटिंग थोड़ी सी देख लीजिएगा, रोडोडेंड्रॉन अर्बोरियम, ठीक है, रोडोडेंड्रॉन अर्बोरियम, ठीक है, इसको याद रखिएगा, ये इसका वानस्पतिक नाम या वैज्ञानिक नाम हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार जो आज का सेशन था हमारा, इसमें हमने विभिन्न प्रकार के प्रश्नों को कवर किया और कोशिश करी कि आपको एक एक छोटी छोटी चीज़ बताने का प्रयास किया जाए, जिससे आपको ये सारी चीज़ें समझ आ सकें, ठीक है। तो आज हमारा प्रयास आपको कैसा लगा, और साथ ही साथ आप इस जो सेशन में कितने प्रश्न कर पाए, वो भी अगर आप कमेंट बॉक्स में बता सकें, या कितने गलत हुए, या जो आपको समझ नहीं आया, या कोई प्रॉब्लम है तो आप बता सकें, तो उसके लिए आपके कमेंट स्वागत के योग्य हैं। और इसी प्रकार आप बने रहिए स्टडी एट उत्तराखंड के साथ। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या देखेंगे, राष्ट्रीय उद्यान और जैव मंडल रिजर्व क्षेत्र वो क्या होते हैं, उनमें अंतर क्या होता है, और कौन कौन से भारत में स्थित हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको समझ आ गई होगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।